विपक्ष युद्ध के हालात पर चर्चा की मांग कर रहा है। सरकार कह रही है कि वो लगातार विपक्ष के संपर्क में, प्रधानमंत्री मोदी खुद बयान दे चुके हैं, इसलिए अभी संसद में जो चीजें तय हैं उस पर बात होनी चाहिए। इसी को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। 5 राज्यों में चुनाव भी हैं। चुनाव प्रचार में भी पेट्रोल डीजल सिलेंडर मुद्दा बन गया है। आज राहुल गांधी ने केरल में प्रचार किया। यहां राहुल गांधी ने कहा कि आर्थिक भूकंप आने वाला है, तेल के दाम भयंकर बढ़ने वाले हैं। राहुल गांधी ने पूछा कि लोगों के हितों को बचाने के लिए पीएम मोदी क्या कर रहे हैं। सुनिए राहुल गांधी। You see what is going on in the Middle East. There is an economic earthquake that is coming. It is visible. Fuel prices, petrol prices are going to skyrocket. I want to ask Narendra Modi and your Chief Minister, what actions have you taken to protect the people of Kerala and the people of India from this earthquake that is coming? राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है इस आर्थिक भूकंप से बचाने के लिए। वो केरल के सीएम से पूछ रहे हैं क्योंकि वहां उनकी सरकार नहीं है। हिमाचल में आपने जो किया है वही ब्लूप्रिंट सबको दे दीजिए सर, वही कर देते हैं देश भर में। आपकी इंडी गठबंधन की जहां जहां सरकार है, आप जो कर रहे हैं कि जिससे भूकंप नहीं आएगा वो देश भर में लागू कर दीजिए, दे दीजिए। भाई ये मिलके लड़ने वाला संकट है। जैसे कोरोना आया था और कोरोना के बाद भी भारत की अर्थव्यवस्था खड़ी हुई, इसलिए ये ना कहिए कि हम एकदम खत्म हो जाएंगे। हां संकट है, मिलके लड़ना होगा। अभी सरकार ने जो है वो एक्साइज ड्यूटी घटाई है। हालांकि मुझसे आप पूछिए तो मैं तो कहता कि तेल कंपनियों को फायदा मत दीजिए, उनको राहत मत दीजिए। अभी पिछले 4-5 साल से तेल कंपनियां मुनाफा कमा रही थी, महीने भर नहीं संभाल सकती थी, 6 महीना वो दुख दर्द नहीं सह सकती थी। आम आदमी को तकलीफ नहीं हो रही है, आम आदमी को भी तो नुकसान हो रहा है। कईयों के बिजनेस बंद हो रहे हैं, कईयों का रोजगार चला गया, वो गांव चले गए। ये संकट की स्थिति है। सरकार को अभी एक एक पैसा जो है वो कई जगह लगाना पड़ सकता है। आगे कहां जाके युद्ध रुकेगा अभी पता नहीं। 10 तरह के संकट आएंगे, जगह जगह पैसा खर्चा करना होगा। ये तेल कंपनियों को सबसे ज्यादा आग लगी हुई थी कि नहीं हमको नुकसान हो रहा, हमको नुकसान हो रहा है। और जब मुनाफा हो रहा था तब खैर इधर राहुल गांधी ने मोर्चा खोला हुआ है। उधर बंगाल में अपने किले को बचाने में जुटी सीएम ममता बनर्जी भी युद्ध के इंपैक्ट को लेकर मोदी सरकार को घेर रही। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि अभी गैस नहीं मिल रही तो लोगों को कैश दिया जा रहा है। चुनाव के बाद ना कैश मिलेगा ना गैस। सुनिए ममता बनर्जी। মানুষ গ্যাস পাবে না, ইলেকশনের আগে দেবে ক্যাশ, আর ইলেকশনের পরে গ্যাসও বন্ধ, ক্যাশও বন্ধ। এটা বিজেপির খেলা। यानी यहां संकट के बीच तेल और गैस को लेकर, सिलेंडर को लेकर भयंकर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई। इधर इंडी गठबंधन पीएम मोदी को घेर रहा है, पेट्रोल सिलेंडर को लेकर सवाल उठा रहा है, डिप्लोमेसी में पाकिस्तान के रोल को लेकर सवाल हो रहे हैं। उधर इंडी गठबंधन में शामिल सीएम उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि इस युद्ध को रुकवाने में पीएम मोदी अहम रोल निभा सकते हैं क्योंकि उनके सबसे अच्छे संबंध हैं। हम तो चाहेंगे कि वॉर जल्दी खत्म हो और इसमें जो रोल वजीर आजम साहब अदा कर सकते हैं वो शायद और कोई अदा नहीं कर सकता क्योंकि उनके अच्छे ताल्लुकात हैं इन तमाम मुल्कों के साथ। अब अगर ट्रंप साहब इतनी बेवकूफ़ी करें, ये जानते हुए भी कि ईरान पे सालों साल किसी ने राज नहीं किया है, इतना आसान नहीं होगा। ममता बनर्जी, राहुल गांधी ने पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोला तो पीएम मोदी ने भी पलटवार किया। रविवार को पीएम मोदी ने केरल में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस को बहुत कुछ सुनाया। पीएम मोदी ने कहा कि युद्ध के बीच कांग्रेस खतरनाक बयानबाजी कर रही है। एक बार उनको सुनिए, फिर ग्राउंड पर हालात क्या है आपको बताता हूं। वही संवेदनशील मामले में कांग्रेस जिस तरह की बयानबाजी कर रही है वो भी आपको याद रखना है। कांग्रेस जिस तरह के बयान दे रही है वो खतरनाक है। कांग्रेस चाहती है कि खाड़ी देशों में रहने वाले करीब 1 करोड़ भारतीयों की जिंदगी खतरे में पड़ जाए और फिर कांग्रेस इसका सियासी फायदा उठा सके। देखिए, भारत इस युद्ध में किसी का पक्ष नहीं ले सकता क्योंकि एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ खाड़ी देश है जहां करोड़ों भारतीय, लाखों भारतीय रहते हैं। भारत के सामने चैलेंज यह है कि ईरान के समंदर के रास्ते भारत का ज्यादातर तेल गैस आता है। अब सप्लाई रुकी हुई, आज फंसे हुए हैं। सबसे ज्यादा लोगों की चिंता एलपीजी सिलेंडर को लेकर ही है। गैस एजेंसियों पर सिलेंडर की लंबी लंबी लाइनें देश देख चुका है, लेकिन एलपीजी सिलेंडर को लेकर सरकार ने आज फिर भरोसा दिया कि एलपीजी की कोई कमी नहीं। पेट्रोलियम मंत्रालय ने बताया कि 2 दिनों में 1 करोड़ 4 लाख सिलेंडर की बुकिंग हुई। 2 दिनों में 92 लाख सिलेंडर लोगों को दिए गए। कमर्शियल एलपीजी की डिलीवरी भी 70% बढ़ाई गई है।
ढाबों, रेस्टोरेंट, प्रवासी श्रमिकों को सिलेंडर देने में प्राथमिकता दी जा रही है। गैस की कमी से घरों में खाना बनाने का संकट खड़ा ना हो, इसके लिए सरकार ने एक 60 दिनों का इमरजेंसी प्लान भी बनाया है। केंद्र सरकार ने राज्यों में पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत एसकेओ यानी सुपीरियर केरोसिन ऑयल बांटने की इजाजत देते हुए एक अधिसूचना जारी की, जिसके मुताबिक अब राशन की दुकानों के साथ साथ पेट्रोल पंप पर भी केरोसिन मिल सकेगा। राज्य सरकारों को अपने हर जिले में 2 पेट्रोल पंप को चुनना होगा जहां पर केरोसिन बांटा जाएगा। इन पेट्रोल पंपों पर 5000 लीटर से ज्यादा केरोसिन नहीं रखा जा सकेगा। जो लोग केरोसिन खरीदेंगे उनके लिए शर्त यह है कि वो इसका इस्तेमाल सिर्फ खाना बनाने और रोशनी के लिए इस्तेमाल करेंगे। सरकार ने उन 21 जो ढाबे हैं वो अब केरोसिन से संचालित स्टोव की ओर वो अब बढ़ने लगे हैं। जहां राजधानी दिल्ली में पहले जो है केरोसिन बैन था, लेकिन केंद्र सरकार ने एक गैजेट जारी करते हुए बताया है कि 60 दिनों तक जो है वह केरोसिन पेट्रोल पंप पे बेचा जा सकता है, जहां लोग उसे खरीद सकते हैं। तो देखिए, आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, ये कनॉट प्लेस के नजदीक शंकर मार्केट है, जहां पे ये देखिए कि जो स्टोव देख रही है केरोसिन का स्टोव है और केरोसिन के जरिए इस पे खाना पकाया जा रहा है। ये बताइए कि केरोसिन पे क्यों शिफ्ट होना पड़ा आपको? गैस की वजह से। पहले हमारा सारा काम गैस पे होता था, देखिए गैस रखी हुई है, अब वो किनारे हो गया, मजबूरन स्टोव जलाना पड़ रहा है। अभी 1 हफ्ता हमारी दुकान बंद रही थी गैस की वजह से, उसके बाद मजबूरन इसको लाना पड़ा, फिर इससे काम लेना। खरीफ सीजन के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद का स्टॉक है। खरीफ सीजन के लिए 390 लाख टन खाद की जरूरत होगी। युद्ध की वजह से खाद की कीमत बढ़ गई है, लेकिन खाद को सरकारी दाम पर बेचा जा रहा है। 45 किलो यूरिया 266 रुपए की कीमत से बेचा जा रहा है। 50 किलो डीएपी भी 1350 रुपए में बेचा जा रहा है। खाद के प्रोडक्शन, इंपोर्ट और मूवमेंट के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। खाद लाने के लिए रूस, मोरक्को, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, जॉर्डन, कनाडा समेत कई देशों से बातचीत चल रही है। यानी इस सीजन के लिए खाद पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। अब अगले सीजन के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और उस वक्त तक पता नहीं युद्ध रुक जाए तो फिर कोई संकट ही नहीं होगा। पूरे देश में गैस संकट के बीच एक बड़ी खुशखबरी सरकारी तेल कंपनी ओएनजीसी ने दी। ओएनजीसी के दमन अपसाइड प्रोजेक्ट से गैस का प्रोडक्शन शुरू हो गया। मुंबई से लगभग 180 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित इस प्रोजेक्ट को ओएनजीसी ने किसी मिशन मोड की तरह पूरा किया। करीब 8,300 करोड़ की लागत वाले इस प्रोजेक्ट को टेंडर मिलने के महज 2 साल के भीतर ऑपरेशनल कर दिया गया है। कल यानी 29 मार्च को इस प्लांट से गैस निकालने का काम शुरू हुआ और इस गैस को सीधे गुजरात के हजीरा प्लांट भेजा जा रहा है। इस प्रोजेक्ट से निकलने वाली गैस का सीधा फायदा आम आदमी और देश के उद्योगों को होने वाला है। देसी गैस की उपलब्धता से फर्टिलाइजर प्लांट्स की लागत घटेगी, पीएनजी और सीएनजी की सप्लाई भी बेहतर हो पाएगी। एक तरफ सिलेंडर, खाद, पेट्रोलों में 2% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। शेयर मार्केट में निवेशकों को 10 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। युद्ध के 31 में से 20 दिन मार्केट खुला और उस दौरान 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, स्वाहा हो गया। यानी हर दिन 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। 28 फरवरी से अब तक मार्केट कैपिटलाइजेशन 456 लाख करोड़ रुपए से घटकर 411 लाख करोड़ रुपए पर आ चुका है। 4 साल में पहली बार ग्लोबल मार्केट कैपिटलाइजेशन में भारत की हिस्सेदारी 3% से कम हो गई। यानी शेयर 95 का आंकड़ा पार कर गया। युद्ध के शुरुआत से लेकर अब तक रुपया डॉलर के मुकाबले करीब 3.5% से ज्यादा गिर चुका है। रुपया एशिया में सबसे ज्यादा खराब परफॉर्म करने वाली करेंसी बन गई है। अब रुपया क्यों गिर रहा है और इससे आपकी सेहत पर क्या असर पड़ेगा वो भी बताता हूं। युद्ध के समय जब अस्थिरता सेफ हेवन माना जाता है, जिससे बाकी करेंसी कमजोर होनी शुरू हो जाती है। युद्ध के दौरान मार्केट से फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकालकर जा रहे हैं। जब फॉरेन इन्वेस्टर्स एग्जिट करते हैं तो वो रुपया बेचते हैं, डॉलर खरीदते हैं, इससे भी रुपया गिरता है। FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने केवल मार्च महीने में ही 12 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया भारतीय मार्केट से निकाल लिया है। यह ट्रंप के कुल युद्ध खर्च का 33% है। रुपया कमजोर होने से भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। भारत ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद समेत कई चीजें इंपोर्ट करता है। जब ये सब चीजें महंगी होंगी तो महंगाई बढ़ेगी, परिवहन और लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ेगा, सब्जियां, दालें, दूसरे खाद्य पदार्थ महंगे हो जाएंगे। महंगाई बढ़ेगी तो खपत कम होगी। खपत कम होने से कई सेक्टर्स में मंदी आ सकती है। कई सेक्टर्स में स्लो परफॉर्मेंस से भारत की जीडीपी ग्रोथ पर असर पड़ेगा। पूरा साइकिल है बॉस जो चले जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था की हालत मजबूत है, रुपया ठीक चल रहा है। उनके इस बयान पर लोकसभा में हंगामा मच गया। भारत की इकोनॉमी एकदम स्ट्रांग है। हमारे फिस्कल सिचुएशन स्ट्रांग है और फिस्कल डेफिसिट 5 साल में कैसे मेंटेन करके
आ रहे कि इसके ऊपर पूरे दुनिया में प्रशंसा हो रही है। और ये भी है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना बरकरार है, सॉलिड भी है। इसके कारण आज हम डॉलर का व्यवस्था को पूरे दुनिया देख रही है। हर एक इमर्जिंग मार्केट का इकोनॉमी के साथ भारत को तुलने में हमारे रुपया ठीक चल रही है, और रुपया को ठीक चल रही है, बिल्कुल ठीक चल रही है। नो, एब्सोल्युटली गोइंग फाइन। वित्त मंत्री मानने को तैयार नहीं है कि रुपया जो है वो नीचे जा रहा है, मतलब नीचे जा रहा है, लेकिन वो कह रही है कि ठीक कर रहा है। क्योंकि देखिए दुनिया में जो स्थिति है उसकी वजह से दुनिया भर की करेंसीज पर इंपैक्ट पड़ा है, लेकिन रुपये पे भी ज्यादा पड़ा है, ये भी दिख रहा है। हाँ, वो ये जरूर ठीक कह रही हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत है, हमें नुकसान तो होगा लेकिन हमारा बेस कमजोर नहीं है। हाँ, रुपया गिर रहा है, ये अलग सच्चाई है।